हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आज हमने स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट पढ़ा था और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन पढ़ा था ऐसे स्ट्रिंग में जो दोनों एंड से फिक्स होता है, और ऐसे स्ट्रिंग में जब एक एंड से फिक्स होता है दूसरे एंड पे ओपन होता है। कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे, जब तक आप मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखते रहोगे आप नहीं सीखोगे। आपसे सवाल नहीं होता है कोई बात नहीं, लैंग्वेज पढ़ो, उसका लैंग्वेज तो सीख लो, उसके बाद यहां से कंसेप्ट कैसे अप्लाई कर रहा है वो सीख लो। क्लास में मैंने बहुत सारे सवाल दिए थे जेई मेन के, और कुछ अच्छे नीट के न्यूमेरिकल और सिंपल आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क दिए थे जो आपको खुद अटेम्प्ट करने थे। हो गया, बहुत अच्छी बात है, देखने की जरूरत ही नहीं है। सर आंसर नहीं दिया था आपने, अभी पीडीएफ सेंसर मिला लीजिए, बात खत्म, खुश रहिए। नहीं हुआ दो चार क्वेश्चन तो दो चार क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखना है, इसमें पूरा क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। और होमवर्क सॉल्यूशन मैं 3-4 क्लास में ही एक बार देता हूं, इस वीक में तो पहला होमवर्क सॉल्यूशन है। तो ठीक है, कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ कितने आपसे खुद हुए। ठीक है, आओ अब लैंग्वेज देखो। अ सोनोमीटर वायर इज अंडर अ टेंशन ऑफ 10 न्यूटन। सोनोमीटर वायर मतलब, तो बाय डिफॉल्ट ये समझ ले, सोनोमीटर वायर मतलब ऐसा स्ट्रिंग जिसका दोनों एंड फिक्स हो, ये सोनोमीटर वायर होता है। ये ऐसा स्ट्रिंग जिसका दोनों एंड क्या हो, फिक्स हो। इसमें टेंशन तुमको दे दिया है 10 न्यूटन, देख। एंड लेंथ बिटवीन टू ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब दो फिक्स पॉइंट, जहां पे उसको बांधा है। अरे सर यही नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, अब समझ गए, अब कर ले। ये तुमको दिया है बेटा 2 मीटर का ब्रिजेस, तब ओके। अ मीटर लॉन्ग वायर ऑफ सोनोमीटर हैज मास 1 ग्राम। अब देख कंफ्यूजन, लेंथ बिटवीन द ब्रिजेस इज 2 मीटर, मतलब एक्चुअल में लेंथ 2 मीटर का है। अब आगे क्या बोल रहा है, 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ सोनोमीटर हैज मास 1 ग्राम, मतलब है तो 2 मीटर का, लेकिन 1 मीटर लॉन्ग लेंथ का मास 1 ग्राम है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास बाई लेंथ लिखोगे तो एक ग्राम मास है, 1 ग्राम मास है 1 मीटर लेंथ का, तो 1 यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा 1 ग्राम पर मीटर। ग्राम को ऐसा यूनिट में चेंज करोगे 10 का पावर -3 केजी पर मीटर। डिड्यूस द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है स्ट्रिंग में, रूट अंडर टी बाई म्यू। टी बोलो सर 10, टी की वैल्यू टेंशन 10 और म्यू की वैल्यू 10 का पावर -3, ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर जाके प्लस 10 का पावर 4, मतलब 100 मीटर पर सेकंड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब एक फिक्स हो और दूसरा ओपन हो तो V/4L फंडामेंटल, उसके बाद सीधा थर्ड आता है, एक स्ट्रिंग और दूसरा एक फिक्स दूसरा ओपन हो, तो दोनों फिक्स हैं, तो ये बनेगा तुम्हारा फंडामेंटल वेवफॉर्म। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। V बोलो सर 100, 2L की वैल्यू बोलो तो एक्चुअल में लेंथ दोनों ब्रिज के बीच की 2 मीटर है, जहां पे वेव का फॉर्मेशन है 4 और 100 मतलब 25 हर्ट्ज, योर करेक्ट आंसर, खत्म। कितना आसान है। नेक्स्ट देखो, a certain string will resonate to several frequency। resonate to several frequency मतलब बेकार बात है। a certain string will resonate with several frequency मतलब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी में कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी के बराबर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी, सिर्फ इतनी सी बात है। वो लिख रहा है रेजोनेंट, रेजोनेंट कंडीशन हम पढ़ाएंगे आपको। रेजोनेंट मतलब होता है इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो कह रहा है सर्टेन स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है जिसका रेजोनेट टू सेवरल फ्रीक्वेंसी, मतलब सेवरल फ्रीक्वेंसी, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं बहुत सारे, उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग की इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। कौन कौन सी, द लोएस्ट ऑफ विच इज 200 सीपीएस। सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज होता है, तो सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 200 सीपीएस। देन व्हाट इज द नेक्स्ट 3 हायर फ्रीक्वेंसी, 3 हायर फ्रीक्वेंसी क्या क्या होंगी आप जानते हो। स्ट्रिंग लिख दिया और ओपन और क्लोज नहीं लिखा, तो यहां पे एमआई स्टार बॉक्स बना लो। मुझे क्लास में बताना चाहिए था लेकिन टाइम कम था, इसलिए मैं नहीं बता पाया, कल बताता। जब सिंपल स्ट्रिंग लिखा हो तो दोनों एंड से क्लोज स्ट्रिंग ही मानेंगे फंडामेंटली। तो सिर्फ स्ट्रिंग लिखा, ये लिखा ही नहीं कि कौन सा है, तो दोनों एंड से क्लोज ही मानेंगे। जब कुछ ना लिखा हो तो ये लिख लीजिए। अब बताइए, फंडामेंटल 200 तो नेक्स्ट पॉसिबल सेकंड हार्मोनिक, नेक्स्ट पॉसिबल थर्ड हार्मोनिक, 200 का डबल 400, 400 का, ये तो था फ्रीक्वेंसी का रेशियो। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, दोनों एंड से क्लोज है, तो क्या 1 2 3 4 क्वांटाइज होता जाता है। 200 का 400, 600 ये आएगा, 400 600 800 यही फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगा। 300 कैसे हो जाएगा, फंडामेंटल अगर 200 है तो सेकंड हार्मोनिक फंडामेंटल का डबल, तो 200 का डबल तो 400 300 हो तो नहीं सकता। और जब फंडामेंटली 200 है, सबसे कम ही 200 है, तो उससे कम और 100 कहां से आ गया। अच्छा ये फंडामेंटल 100 है तो 50 कैसे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, बताओ, मजा आ गया कि नहीं। हाँ सर देखो, टेंशन इन अ वायर इज डिक्रीजेस बाय 19%। मैं कॉपी कर मैं लिख दूंगा कौन सा नोट्स में लिखना है कौन सा नहीं लिखना है। तो क्या कह रहा है, टेंशन इन अ वायर डिक्रीजेस बाय 19%, देन परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी। वायर में जो टेंशन है वो 19% से कम करती है, देन परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी क्या हो, कौन सी फ्रीक्वेंसी, सब कोई भी फ्रीक्वेंसी एक उठा लो, उसमें कितना परसेंटेज डिग्री होगा। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या V/12 होता है। हाँ, V की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/12, V की वैल्यू होती है T/μ।
तो फ्रीक्वेंसी क्या मैं कह सकता हूं प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन है, तो टेंशन टी है तो फ्रीक्वेंसी एफ है। अब क्या कह रहा है, डिक्रीजेस बाय 19%, तो बच कितना गया, 19% से घटा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी बचेगा वो बचेगा आपका 81%। नहीं समझ में आया तो देखो, एफ माइनस 19% ऑफ एफ, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर एफ ले रहे हैं तो एफ में से उसका 19% घट गया तो 81% बचेगा, परसेंटेज हटाओगे तो एफ डैश आएगा 81/100 ऑफ एफ। बोर्ड हैंग कर रहा है लेकिन मैं काम चला रहा हूं जैसे तैसे। तो यहां पे एफ डैश क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन टी डैश। और टेंशन टी डैश की वैल्यू कितनी है, अच्छा टेंशन डिक्रीज किया मैंने, गलती से फ्रीक्वेंसी लिख दिया, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। टेंशन डिक्रीज मतलब मान लो इनिशियल टेंशन टी है, इनिशियल टेंशन टी है, इनिशियल टेंशन टी है, तो फाइनल टेंशन टी डैश होगा टी माइनस 19% ऑफ टी, परसेंटेज हटाओगे तो लिखोगे टी माइनस 19/100 ऑफ टी, एलसीएम ले लो तो यहां जाएगा 100 में से 19 जाएगा तो क्या होगा 81/100 ऑफ टी, ये आएगा तेरा टी डैश, ये आएगा तेरा टी डैश। बताओ टी डैश कितना आ गया, 81/100। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो नया टेंशन पे नया फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू बोलो, तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी 81/100 ऑफ टी, रूट से बाहर निकालोगे ये 9/10 ऑफ टी, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज चेंज कितना होगा, डायरेक्ट भी देख सकते हो, 9/10 ऑफ टी तो रूट टी, रूट टी को आप सीधा एफ लिख सकते हो, रूट टी को एफ लिख दो तो 9/10, 9/10 तो 0.9 ऑफ एफ, तो जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है 0.9 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। अगर परसेंटेज में देखोगे 0.9 टाइम्स हो गया तो कितना परसेंट बचा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90% बचा है, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी 90% ऑफ इनिशियल, तो घटेगा कितना परसेंट से, 10%, खत्म, 10% से। अच्छा एक और तरीका मैं बताऊं, एक और तरीका, दूसरा मेथड, ये देख, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। हाँ, अगर टेंशन में जो परसेंटेज चेंज किया है 2 4 5% होता तो एरर एनालिसिस वाले मेथड से करता, हाँ सर, तो क्या ये डेल्टा एफ बाई एफ बराबर रूट टी को लिख सकता है हाफ डेल्टा टी बाई टी गुना 100, बताओ कितना परसेंट घटा है, 19% से घटा है, तो ये कितना परसेंट से घटा होगा, यहाँ 19 रख दो, तो हाफ ऑफ 19, 19 मतलब हो जाएगा 9 दूना 18, 9.5। अब 9.5 के पास कौन सा आंसर है, 0.1 नहीं तो अलग ही चल रहा है, 9.5 आया है, 19 तो नहीं आएगा, 0.9 नहीं आएगा, 9.5 के पास 10 है। और ये अलग क्यों आया है, एग्जैक्ट तुम्हारा 90% बचा है तो घटा कितने परसेंट से होगा, 10% से। ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, तो परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100, तो ऐसे निकाल के तुम देखो, तो मैं ऐसे डायरेक्ट ना कर लू ये 9.5, और 9.5 के सबसे पास कौन सा है, 2। सर ऐसे सवाल आएंगे तो कर सकते हैं ना, लेकिन सर ये तो 19% तो लार्ज चेंज हुआ, लार्ज चेंज हुआ, लेकिन 5% के आसपास ही तो, थोड़ा ही तो बढ़ा है, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा है। तो एरर एनालिसिस वाले मेथड से करके डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे। समझे, पहली बात ये समझ में आई, अगर ये चमका तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सर मजा आ गया, हमारा स्टार जोरदार। लेकिन अगर 200%, 300%, तो 5 6 7 8% छोटा चेंज होता है, उसके लिए एरर एनालिसिस वाला मेथड लग जाता है 6 7 8% तक, उसी के पास ही तो है ये, लगभग लगभग 19% है, तो 19/2 9.5 आना चाहिए, 9.5 10 के बराबर आ रहे, देखो। हाँ 400% चेंज हुआ, 500% चेंज हुआ, वहां मतलब वहां कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल रूट टी है, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी फाइनल टेंशन पे डिपेंड करेगी, फाइनल टेंशन कितना बचा, तो 19% से डिक्रीज किया, तो 19% से डिक्रीज करेंगे तो रिमेनिंग कितना होगा, 81%। तो यहां पे टेंशन को 81%, परसेंट है तो 100 से डिवाइड कर दिया, रूट से बाहर 81 निकलेगा 9, 100 निकलेगा 10, 9/10 0.9, तो ये फाइनल फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी का 90% बचा है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, बचा 90% है, फाइनल और इनिशियल का रिलेशन निकाला है, परसेंटेज सेंस देखोगे तो बचा 90% तो घटा 10% से होगा, 10% आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर AB इज 110 सेंटीमीटर, जैसे ये सोनोमीटर वायर है, इसकी लेंथ 110 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। वेयर शुड द टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड फ्रॉम ए टू डिवाइड द वायर इन 3 सेगमेंट, ए से, और ये एंड तुम्हारा बी है, ए से मैं 2 ब्रिज कहां कहां रखूं, मान लो ए से L1 लेंथ पे एक ब्रिज यहां रख दिया, जहां ब्रिज रख दिया वहां पे पॉइंट फिक्स हो जाता, और ये मैंने L2 डिस्टेंस यहां से यहां का लिया है, ये L2 डिस्टेंस मैंने यहां रखा है, और मान लो ये L3 डिस्टेंस है, तो 3 हिस्से में बांटा, 2 ब्रिज रखे, देखो लिखा है वेयर शुड द टू ब्रिजेस
प्लेस्ड फ्रॉम ए टू डिवाइड द वायर इन अ 3 सेगमेंट, ताकि वायर 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाए। तो देखो वायर को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो 1:2:3, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2:3। यहां पे ऐसा नहीं है कि हमने बस पकड़ा है, यहां पे नोट बना, ये अलग ऑसिलेट कर रहा है, ये अलग ऑसिलेट कर रहा है। यहां पे क्या किया है, ये एक वायर को 3 वायर में कन्वर्ट कर दिया, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जैसे बराबर बराबर लेंथ में रखता तब तो 3 फैमिली बनती, 3 लूप बनता। ये वो सवाल नहीं है कि मान लो ये एक वायर लिया और 2 पॉइंट पे फिक्स कर दिया तो हमने 3 लूप बना लिए ऐसे, ये सवाल नहीं है। ये कौन सा सवाल है, ये कौन सा सवाल है, ये कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है बेटा कि 110 सेंटीमीटर का एक वायर लिया, वहां पे ए बी के बीच में 110 सेंटीमीटर वायर है, उसको यहां से हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया। इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। ये जो ऑसिलेट कर रहा है L1 लेंथ में, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है। ये इसका L2 लेंथ में जो ऑसिलेट कर रहा है F2 है, और ये F3 है। इसमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो ये दे दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो, मतलब L1 लेंथ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, L2 लेंथ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और L3 लेंथ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो ये। नीट एक्सपेक्टेड सवाल है ये, नीट में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमको दे दिया है 1, 2 और 3। तो आपसे पूछा है कि लेंथ का रेशियो क्या होगा, ए से कितने लेंथ पर हमने ये ब्रिज यहां पे रखे, कैसे करोगे बताओ। सुनो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12 होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हाँ सर सही है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कहता हूं तो L ऊपर चला जाएगा, तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर पहले की लेंथ L1, दूसरे की लेंथ L2 और तीसरे की लेंथ L3 में यहां पे लिखूं, तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे लिखूंगा F1:F2:1/F3। बताओ F1:F2:F3 का रेशियो क्या है, 1:2:3। मान लो यहां पे रखूं मैं, तो पहले की फ्रीक्वेंसी अगर 1 लेता हूं, देखो ना, पहले की फ्रीक्वेंसी 1 लेता हूं तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी इसकी डबल है, तो F2 हो जाएगी 2। तीसरे की फ्रीक्वेंसी इसका 3 गुना है, 1/3। क्या ये रेशियो लिख सकते हैं? देखो F1:F2:F3 1, 2, 3 है, तो पहले की फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 1 लेता हूं तो F2 इसका डबल है, F3 इसका ट्रिपल है। हाँ सर ठीक है, लिख दिया हमने। तो हमें किसका रेशियो मिल गया, लेंथ का। क्या मिल गया, लेंथ का रेशियो। लेंथ का रेशियो हमें मिल गया, पहले का लेंथ, दूसरे का लेंथ और तीसरे का लेंथ का रेशियो होगा 1:1/2:3। सही है। अगर मैं यहां पे इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई बात नहीं, ये x/1 है तो x/2 x/3 होगा। तो L1 लेंथ अगर x है तो L2 कितना है सर, L2 x/2 है। L3 कितना है, L3 x/3 है। और तीनों लेंथ को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या नेट लेंथ 110 सेंटीमीटर बनेगी? हाँ सर, 110 सेंटीमीटर। अब यहां से तीनों लेंथ को जोड़, देखो पहले हमने फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन था, तो लिखा फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो लेंथ फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। L1, L2, L3 फ्रीक्वेंसी अगर यहां पर रखेंगे F1 को 1 तो ये 2, ये 3, 1, 2, 3। इसको मैंने x से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया कि मुझे एग्जैक्ट लेंथ निकालना है तीनों को ऐड करके। तो अगर F1 को मैं मानता हूं x/2, सॉरी x/1, तो F2 होगा x/2 और F3 होगा x/3। तो F1 को रखा मैंने x, तो F2 है, सॉरी L1 को रखा x, तो L2 है तुम्हारा x/2, L3 x/3 इज इक्वल टू 110। यहाँ पे 6 एलसीएम लो, तो जैसे यहाँ पे 6 एलसीएम लोगे, 3 दूना 6, तो यहाँ आएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 110। ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 660 बराबर 6 3 9 तो 11, 11x। तो 11 से काटोगे तो ये आ गया 60, x की वैल्यू 60 आ रही है। तो पहला जो ब्रिज रखा L1 तुम्हारा क्या आ जाएगा, x यही तो था, L1 की लेंथ तुम्हारी x/1 मतलब 60, तो पहला 60 पे रखोगे, चलो ये सही आ गया। दूसरा लेंथ कहां था, तो L2 कितना है, x/2, तो L2 तुम्हारा आ गया x/2 मतलब 60/2 मतलब 30। तो ये लेंथ तुमने यहां से मेजर किया 30, ए से कितना डिस्टेंस होगा, 60 और 30 90, देखो 90। बताओ समझ में आया ये सवाल? अच्छा सवाल है, नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोबेबल है ये सवाल। कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन है, फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। L1, L2, L3 का रेशियो देखेंगे 1/F1, 1/F2, 1/3। फ्रीक्वेंसी 1 2 3 था, 1 2 3 रख दिया। अब हमें एक्जैक्टली L1 चाहिए, तो L1 की वैल्यू अगर हम x/1 लेते हैं तो L2 x/2 होगा, ये x/3 होगा। सर इसको 1 ही क्यों नहीं रखा, मैं बताता हूं। यहां पे मुझे रेशियो देखना था, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो एज इट इज रख दिया, लेकिन यहाँ पे L1 की वैल्यू पुट करके ना यहां निकालना है मुझे, L1, L2, L3 पुट करके टोटल 110 है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम इसको 1 रखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर रेशियो के टर्म्स में नहीं रखना, देखो ये रेशियो के टर्म्स में, यहां भी रेशियो के टर्म्स में है लेंथ।
तो फ्रीक्वेंसी रेशियो के टर्म्स में गिवन है, लेंथ हमें 1 फ्रीक्वेंसी का रेशियो के टर्म्स में गिवन है, तो रेशियो के टर्म्स में लिख लिया, लेकिन इसको हमने एक्स इसलिए माना क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लेंथ यहां रखना है। क्लियर हो गया होगा? हाँ सर। अब 12 मीटर लॉन्ग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हैज अ स्पीड 48 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी होता है तेरा v बाई एल, स्पीड दिया 48 और लेंथ कितना है तेरा 12 मीटर। लेंथ कितना है? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हैज द लेंथ नहीं, v बाई 2l होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v बाई 2l। तो v तेरा 48 है, ये 2 और लेंथ है 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, मतलब 2 हर्ट्ज इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट फ्रीक्वेंसी इट विल रेजोनेंट, मतलब किस फ्रीक्वेंसी के बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल अगर 2 है तो नेक्स्ट 4 होगा, नेक्स्ट 6 होगा, तो 2 4 6 ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल। बस इस तरह का सवाल नीट का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट देखो, a wire of length 1 meter under a certain initial tension emits a sound of fundamental frequency of 250 हर्ट्ज। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दिया तो स्ट्रिंग ऐसे नहीं करता, टों असर करता है। तो देखो, वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब लेंथ 1 मीटर है, मीटर अंडर अ सर्टेन टेंशन, हमें टेंशन नहीं पता, कुछ टेंशन टी है, इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 है, ठीक है। वुड व्हेन द टेंशन इज इंक्रीजेस बाय 1 kg वेट, मतलब 1 kg वेट हमने टेंशन इंक्रीज कर दी, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट इंक्रीजेस टू 320 हर्ट्ज, देन इनिशियल टेंशन विल बी। बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12 इंटू वी होता है। 1/12 एज इट इज रहने दो, वेलोसिटी को लिखते हैं टी बाई म्यू। अब यहां पे टेंशन चेंज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी लिखना था। अरे एफ इज इक्वल टू वी बाई 12। अब यहां पे लेंथ और बाकी चीजों को चेंज नहीं कर रहा है, टेंशन चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन लिख सकता हूं, ये सारी चीजें कांस्टेंट मान लो तो सर लिख सकते हैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी है 256, तो मैंने लिखा 256 हर्ट्ज। तो यहां पे मान लो टेंशन है तुम्हारा कुछ रूट अंडर टी, बाद में फ्रीक्वेंसी होगा 320, तो इसको लिख दिया हमने 320 हर्ट्ज, और बाद में टेंशन हो गया टी प्लस 1 kg वेट। एक 1 kg वेट बराबर फाइनल kg वेट में पूछा तो हम ऐसे लिख सकते हो गया सॉल्व। सर कैसे? एक बात बताओ, 64 चौका 256 होता है, और इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 64 से कैंसिल, 4 से कैंसिल करूंगा तो 64 हो जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल करूंगा तो 80 आएगा। सिंपल सी बात है बेटा, 64 चौका 256, 80 चौका 320, सही है तो है। और 16 से कैंसिल करो तो 16 चौका 64, 16 25 80, 4/5, तो 4/5 इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। क्या यह भी रूट, यह भी इतना रूट? हाँ, तो दोनों रूट इधर ले आऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। अब यहां पे देखो, ये हो गया तेरा 16/25 इज इक्वल टू टी बटा टी प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 25 यहां चला गया तो 25 टी बराबर टी प्लस 1 यहां गया, 16 टी प्लस 16, 16 टी को इधर ले आओ, 25 टी माइनस 16 टी, 9 टी बराबर 16, टी बराबर आ गया 16/9 kg वेट, 16/9 आंसर आ गया। कोई खास बात ही नहीं। देख लो सिंपल फॉर्मूला उठा के कैसे सवाल बनाए। देखो, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाय इतना सेंटीमीटर, इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। मतलब कह रहा है कि एक वायर है जिसकी दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 420 और 315। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू, देन लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग इज, लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इस स्ट्रिंग का कितना होगा? फंडामेंटल। और किसी भी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस क्या होता है? फंडामेंटल। सर इस स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स्ड है, एक तरफ से फिक्स्ड एक तरफ से ओपन है, तो पता नहीं। जब सिर्फ स्ट्रिंग लिखा हो दोनों तरफ से फिक्स लेना। अच्छा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, और वो क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। बोला इसके बीच में कुछ और नहीं है, मतलब इसके बाद यही एग्जिस्ट कर रहा है। तो 420 माइनस 315 बराबर 105। हर चीज आंसर खत्म। ना तो तुम्हें लेंथ लेना है ना कुछ लेना है, आंसर आ गया। तो मजा आ गया सर। यस, इफ द टेंशन एंड डायमीटर ऑफ अ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज n इज डबल। अब पूरा लैंग्वेज पढ़ो, रुकना नहीं बीच में। क्या कह रहा है? टेंशन एंड डायमीटर मतलब टेंशन की वैल्यू, टेंशन एंड डायमीटर मतलब रेडियस, जितना डायमीटर चेंज होता है उतना ही रेडियस चेंज होता है। तो टेंशन एंड डायमीटर ऑफ द सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन है, डबल्ड मतलब टेंशन को डबल किया, डायमीटर को भी डबल किया, जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन है, एंड डेंसिटी हाफ। अच्छा, तो डेंसिटी तुम्हारी हाफ कर दी, मतलब नॉर्मल डेंसिटी लिखा है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं लिखा है, तो रो लेंगे, तो रो डैश तुम्हारा रो बाई 2 हो गया। देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बिकम्स। सिंपल सवाल है, नीट का पूछा हो रहा है, ऐसे सवाल खूब आते हैं और इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है। क्या है भाई? तो देखो, फ्रीक्वेंसी बराबर
फ्रीक्वेंसी बराबर v/2l, यही लिखते हो, सर यही लिखते हैं। वेलोसिटी को लिखते हैं रूट अंडर t/μ इंटू 1/2l। हाँ सर, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2l। टेंशन को आप लिखते हैं t और म्यू को लिख सकते हैं रो इंटू एल। अब देखो लेंथ को कुछ नहीं कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन रो इंटू एरिया को लिखने पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, यही बोला है। टेंशन को किया डबल, मतलब यहां पे टेंशन को अब डबल करेगा। डेंसिटी को किया आधा, मतलब रो/2, और रेडियस को किया है डबल, क्योंकि डायमीटर डबल तो रेडियस डबल, 2r का होल स्क्वायर। तो ये अंदर आएगा 2t बटा ये बटा 2 है, ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ जाएगा। ये देखो ना, ये बटा 2 है तो रूट के अंदर ऊपर 2 इंटू रो 4r स्क्वायर। 4 से 2 दूनी 4 कट गया, मतलब अनचेंज्ड। अनचेंज्ड, बड़ी सिंपल सा सवाल निकला। A string wave having 3 node and 2 antinode is formed between two atoms having a distance 1.21 angstrom between them. Then wavelength of the string wave will be. अब देख, ये बोला है कि 2 एटम लिया, इस 2 एटम के बीच में 3 नोड और 2 एंटी नोड बनाना, मतलब 3 अंकल और 2 आंटी, मतलब अंकल एक मिनट, 3 नोड और 2 एंटी नोड, तो एक नोड ये ले ले, एक नोड ये ले ले, एक नोड ये ले ले, 2 एंटी नोड, मतलब ऐसा वेव बनेगा। 2 फैमिलीज बनेगी। देखो नोड 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 एंटी नोड और एंटी नोड, खत्म। तो ये तो लेमडा ही होता है। 2 फैमिली के बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी सर? लेमडा। लेमडा हो गया, और यहां से यहां का डिस्टेंस इतना दिया हुआ है और तुमसे लेमडा ही पूछा, खत्म। 1.1 इज आंसर। लैंग्वेज के अलावा बताओ क्या था इसमें? बताओ, अगर ये तुम सवाल खुद कर लिए लैंग्वेज समझ के, या अब तुम कर पा रहे हो, तो बताओ मजा आ गया कि नहीं? हाँ सर, लैंग्वेज ही तो था इसमें, और कुछ तो था ही नहीं। लैंग्वेज के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। देखो ये सवाल, अ स्ट्रिंग इज कट इनटू 3 पार्ट्स हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 n2 and n3। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कुछ l रही होगी, उसको 3 हिस्से में काट दिया, यही तो बोला है। स्ट्रिंग इज कट इनटू 3 पार्ट हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 n2 and n3। 3 पार्ट में एक स्ट्रिंग को कट दिया जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 n2 n3 है। The original fundamental frequency is n related to the expression as। तो मान लो टोटल लेंथ l था, उसकी ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n थी, उसको 3 हिस्से में तोड़ा, L1 L2 L3। तो उनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बचे हुए पार्ट है और ओरिजिनल वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा? सुनो, क्या हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? तो ये हम जानते हैं। तो F1 है तो नीचे L1 आएगा, F2 है तो ये L2 आएगा। सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को n से लिखा है, ठीक है, अगर n से लिखा है तो हम n से ही काम करेंगे। अगर ये n1 है तो यहाँ आएगा L1, अगर ये n2 है तो यहाँ आएगा L2, अगर ये n3 है तो यहाँ आएगा L3। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, तो सर n है तो यहाँ पे आएगा 1/n ओरिजिनल लेंथ। क्या ओरिजिनल लेंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3? सर लिख सकते हैं। अब बताओ, इस L को मैं यहां ले जाऊं तो n नीचे आएगा। हाँ, L इज प्रोपोर्शनल टू 1/n आ जाएगा। सर फ्रीक्वेंसी पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, L को यहां ले जाओगे तो क्या मैं लिख सकता हूं, L के जगह पे प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान ले के आ गया, L के जगह पे लिखूंगा k/n, L के जगह पे लिखूंगा k/n बराबर L1 की जगह पे क्या लिखूं, L1 को यहां ले जाओगे तो L1 की जगह पे आएगा k/n1 प्लस k/n2 प्लस k/n3। k कैंसिल हो गया, 1/n बराबर 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। बताइए समझ में आई ये चीज? हाँ सर, आसान लग रहा है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग रेजोनेंट विथ ट्यूनिंग फॉर्क। देखो, रेजोनेंट विथ ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब सिर्फ इतना है, एक स्ट्रिंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी 552 हर्ट्ज है बस। रेजोनेट विथ ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब है कि एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के बराबर है और वो फ्रीक्वेंसी 512 है। मतलब लैंग्वेज को टफ किया और कुछ नहीं है। सुनो, मैं फिर से पढ़ के बताता हूं। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग रेजोनेट विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज। मतलब अबे भाई, एक स्ट्रिंग है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर रही है ट्यूनिंग फॉर्क से। एक स्ट्रिंग है रेजोनेट कर रही है ट्यूनिंग फॉर्क से जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है। मतलब रेजोनेंट मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 512 है। व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.5 मीटर, मतलब जब लेंथ 0.5 मीटर है तो फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, यही कह रहा है। ठीक है सर,
द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट रेजोनेटली विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। तो मान लो जब मैं फ्रीक्वेंसी इसकी 512 से 256 हर्ट्ज कर दूं तो वहां पे लेंथ कितनी होनी चाहिए ये पूछा है। तो कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है इतना मीटर का तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, अगर इतना लेंथ रखूं तो बताओ इतनी फ्रीक्वेंसी कब होगी, कितने लेंथ पर होगी। इतनी फ्रीक्वेंसी पे इतनी लेंथ है तो इतनी फ्रीक्वेंसी पे कितनी लेंथ होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फ्रीक्वेंसी 512 तो यहां पे 1 अपॉन लेंथ यहां पे लिख लो। बोर्ड हैंग कर रहा है यार, मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूं बोर्ड के साथ। 1 अपॉन लेंथ बोलो कितना है 0.5। यहां पे फ्रीक्वेंसी 256 तो यहां पे फाइनल लेंथ L2। बताओ 256 से कटेगा 2 आ जाएगा, यहां पे लिखो 2 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू L2 मतलब 1 मीटर। और यहां पे ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी 512 था तो लेंथ इतनी थी, फ्रीक्वेंसी को आधा किया तो लेंथ डबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताओ सर बहुत आसान निकल गया। ये देखो जेईई मेन का सवाल है। अ सोनोमीटर वायर ऑफ रेजोनेटिंग लेंथ 90 सेंटीमीटर हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। सोनोमीटर वायर है जिसकी लेंथ इतनी है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 है। मतलब लेंथ जब 90 सेंटीमीटर है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है। तो ठीक है। When kept under some tension, the resonating length of the wire under kept some tension। अच्छा यहां तक लिखा है सवाल। सोनोमीटर वायर ऑफ रेजोनेटिंग लेंथ 90 सेंटीमीटर हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी 400। When kept under some tension, जब किसी टेंशन पे द रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ द वायर विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। तो मैं मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका 600 हर्ट्ज बना दिया तो सेम टेंशन पे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ये पूछिए। एक रेजोनेटिंग लेंथ लिख के कंफ्यूज कर रहा है। रेजोनेटिंग लेंथ मतलब सॉरी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लिख के कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी भी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। तो मैं कहूं कि मैं तेरे साथ रेजोनेंस कर रहा हूं 600 पर, तो मेरी भी 600 तेरी भी 600, क्योंकि स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 90 है तो फंडामेंटल 400। उसी स्ट्रिंग का मैं लेंथ कितना रखूं कि फंडामेंटल 600 हो जाए। तो भाई मेरे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। हाँ खत्म। बताओ एफ 400 तो लेंथ 90। बताओ एफ 600 तो लेंथ एल डैश। यहां से डबल जीरो कटेगा 2 और ये आ गया 3। 90 को यहां ले जाओ, 90 गुना 2 180, 180 बटा 3 एल डैश बराबर 60 सेंटीमीटर आंसर खत्म। नेक्स्ट देखिए डेंसिटी ऑफ द वायर इज इतना, ठीक है। केजी मीटर क्यों मतलब रो है, देखो ना केजी मीटर नहीं केजी मीटर क्यों। स्ट्रेच बिटवीन टू क्लैम्प ऑफ इतना लेंथ द एक्सटेंशन डेवलप्ड इन द वायर इज इतना। अब देखो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, ये -4 है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो एक्सटेंशन जो डेवलप हुआ है ये चेंज इन लेंथ इलोंगेशन एक्सटेंशन 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 यंग मॉडुलस है 8 इंटू 10 टू द पावर 10। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इन द वायर विल बी। तो वायर में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी ये पूछिए भाई साहब, हद आसान। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/2L। V कितनी होती है √T/μ इंटू 1/2L। म्यू नहीं है रो दिया हुआ है, टेंशन भी नहीं दिया हुआ, तो सुनो ध्यान से 1/2L इंटू टी को रहने देता हूं, म्यू को रोए लिख सकते हैं, हाँ सर रोए लिख सकते हैं। अब टेंशन बटा एरिया क्या होता है सर स्ट्रेस, तो 1/2L ये रूट ऑफ स्ट्रेस बटा रो लिख सकते हैं, हाँ सर स्ट्रेस बटा रो लिख सकते हो। अब स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं ये लिखो, याद करो स्ट्रेस को लिख सकते हो गामा। देखो स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन डेल्टा L/L। तो ये फॉर्मूला बनेगा F बराबर 1/2L रूट अंडर स्ट्रेस को लिखो गामा इंटू डेल्टा L/L इंटू रो। याद करो ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने समझाया था। हाँ सर बड़ा बढ़िया सवाल बन गया, इसको तो नोट्स में जरूर कॉपी करना। बताओ लेंथ कितना है 0.5 मीटर मतलब आधा मीटर, तो लिखो 1/2 इंटू लेंथ को लिखोगे हाफ मीटर रूट अंडर गामा। देखो क्या है गामा यहाँ बेटा 8 इंटू 10 का पावर 8, 8 इंटू 10 का पावर 8। इलोंगेशन देखो इलोंगेशन ये दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 बटा रो बताओ कितना है, रो है 8 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू लेंथ है हाफ मीटर। देखो अब यहां से देखो 8 से 8 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 10 का पावर 3 से 10 का पावर 8 कटेगा तो 10 का पावर क्या बच जाएगा ये 5, ठीक है। और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 3.2 है बेटा। 3.2 को ये हाफ है ऊपर रूट के अंदर जाएगा तो 6.4 लिख सकते हैं। तो F बराबर रूट अंडर 6.4 और ये 10 का पावर 5, 10 का पावर -4 तो 10 बचेगा।
तो बचा 10 का पावर 5 और 10 का पावर -7, तो 10 बचा। 10 इंटू 6.4 मतलब √64 मतलब 8 हर्ट्ज। अगर आंसर एग्जैक्टली तुम कहीं से गूगल पे देखो मैच ना करे तो डेटा यहाँ पे कुछ और होगा। देख कंसेप्ट एकदम सही लगा है, टेंशन लेने की बात नहीं, आप एज इट इज ऐसो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। A guitar string of length 90 सेंटीमीटर वाइब्रेट विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज। मतलब गिटार की लेंथ जब 90 सेंटीमीटर है तो फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज। क्या सवाल है? फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, चाहे नीट हो या जेई मेन हो या एडवांस हो, हर जगह सिंपल बेसिक फॉर्मूला उठा के सवाल पूछे। एफ 120 तब तुम्हारा लेंथ है 90, एफ को किया फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज, तो लेंथ कितना है पूछा है। सिंपल सी बात है, ये 90 से 180 कटेगा 2 से 120 कटेगा तुम्हारा 60, एल बराबर 60 सेंटीमीटर। आंसर खत्म। नेक्स्ट देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ सोनोमीटर व्हेन द मास 180 ग्राम इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग इट वाइब्रेट विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज। मतलब मास जब मैं उससे 180 ग्राम लगाया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज आया। ठीक है, व्हेन द मास m इज अटैच्ड then the string vibrate with the fundamental frequency 50 हर्ट्ज, then value of m is। इसमें सोनोमीटर वायर का सेटअप करके दिखाया था। ये वायर होता है, ये पुल्ली पे लगा होता है, यहां से मास, यही सिखाया था। हाँ सर, बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपने दिखाया था। वहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2L √T/μ है, और यहां पे जो टेंशन क्रिएट हुआ था वो mg से हुआ था, तो 1/2L √, टेंशन के जगह पे mg/μ लिखे। वायर चेंज हो नहीं रहा, लेंथ चेंज हो नहीं रहा, सिर्फ कह रहा है कि 180 ग्राम का मास है तो 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पे मास m रख दिया तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गई, तो m बताओ कितनी होगी? बताओ, फ्रीक्वेंसी रखो, फ्रीक्वेंसी 30 बराबर ये सेम √m के जगह पे बस मास रख दो। मास कितना है? 180 ग्राम, बटा बाद में फ्रीक्वेंसी 50, तो 50 ये सब ऐसे भी सेम √m। ये तुम कर दो ना F1/F2, ये सारा टर्म g म्यू और 2l कट जाएगा, सिर्फ रूट ऑफ मास बचेगा। मतलब सीधी सी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ मास को चेंज कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। अब करो सॉल्व, 0 से 0 कट गया, ये रूट इधर ले आओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/25, ये रूट और ये रूट कॉमन इधर गया, 9/25 इज इक्वल टू 180/m, तो 9 गुना 280 तो ये 20 हो जाएगा। m यहां आ गया, 20 गुना 25, 25 गुना 50, 500 ये आंसर। A wire of length 30 centimeter stretched between two rigid support, it has nth and n plus 1th harmonics at 400 हर्ट्ज एंड 450 हर्ट्ज। ठीक है, तो nth है और n से एक एक्स्ट्रा ऐड किया तो नेक्स्ट हार्मोनिक हो गया वो। ठीक है, इतना इतना रिस्पेक्टिवली। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2700 न्यूटन, इट्स लीनियर मास डेंसिटी विल बी। तो सबसे पहले ये समझो, इसको जरूर नोट्स में लिख लेना, मुझे कोई भी nth और उससे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी बता दी, इसके डिफरेंस को ही तो फंडामेंटल कहते हैं। याद करो, ये पूरा पढ़ा है तुम्हें, पहला f है तो दूसरा 2f होगा, तीसरा 3f होगा, चौथा 4f होगा, 4f में से 3f सर f, 3f में से 2f सर f। तो ये 400 में से 450 में से 400 घटाओगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गया तेरा। ओहो, लेंथ 30 सेंटीमीटर है बेटा और टेंशन तुम्हारा 2700 न्यूटन है, तो तुम्हारा म्यू पूछा है, तो ठीक है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L √T/μ, फ्रीक्वेंसी तुमको दिया 50 इज इक्वल टू 1/2 लेंथ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 ऊपर 100 चला जाएगा, मीटर में करेंगे तो √T है तेरा 2700/μ। लीनियर मास डेंसिटी पूछा है, लीनियर मास डेंसिटी पूछा है, देखो म्यू पूछा है, हो गया ना। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 दूना 6, 6 को इधर ले आओ तो 5 6 30, 30 बराबर √2700/μ। अच्छा एक बात बताओ, इस रूट को इधर ले आओ बस, तो रूट को इधर लाओ तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 × 30 बराबर 2700/μ। एक 0 से एक 0, ये 0 से 0 कट गया, 3 3 9, 9 या 27, 3 बचेगा, तो म्यू बराबर 3 आ रहा है भाई। नेक्स्ट देखो, द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इफ टेंशन इंक्रीज बाय 4%। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होता है √T/μ। 4% टेंशन चेंज किया तो सिंपल है, डेल्टा V/V इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा T/T गुना 100, छोटा चेंज है, 4% यहाँ पे रखो, 4% टेंशन चेंज किया। तो स्पीड की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात भी नहीं कर रहा। और ये देखो 2021 का जब जेईई में अच्छा होता था तब का सवाल है, तो हाफ डेल्टा T/T आपका 4 दिया, 4/2, 2% का स्पीड में चेंज आएगा। लास्ट क्वेश्चन, द वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L
and mass per unit length 6 into 10 to the power minus 3 kg. mass per unit length kg per meter, mass per unit length तो म्यू दिया हुआ है, under the tension of a 540 न्यूटन, the consecutive frequency that resonance are 420 हर्ट्ज एंड 490 हर्ट्ज। कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई फ्रीक्वेंसी मिला उसके बाद ये मिला, तो डिफरेंस तो फंडामेंटल बताएगा। 490 में से 420 घटाओ तो 70, फंडामेंटल आ गया 70। देन एल लेंथ पूछा है और ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है 1/2L रूट अंडर टी बाई म्यू। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी तुम्हारा फंडामेंटल हो गया 70, 1/2 लेंथ की वैल्यू बोलो, लेंथ की वैल्यू पूछिए एल रख लो, रूट अंडर टी बोलो, टी दिया है हाँ 540 मीटर, देखो 540 म्यू दिया है, हाँ म्यू दिया 6 इंटू 10 टू द माइनस 3, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। करो खेलो, 2 उधर चला जाएगा, एल को भी इधर ले जाओ, या 70 को नीचे लो, एल को इधर लो, तो एल बराबर 140, 70 गुना 2 140 रूट अंडर 6 से 54 को काटोगे तो 9 आएगा, मतलब 90 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब रूट 90 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट 90 है यार ये तो रुको एक काम करो, ये जीरो ले लो तो 10 का पावर 3, अरे सही तो है, ये जीरो इधर ले लो तो 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा तो 100, और 9 रूट 9 3 होता है तो ये 3 बटा 140, तो जीरो से जीरो कट गया, 30 बटा 14, तो 14 दूना 28 और फिर बचेगा 20, मतलब 2.1 ये रहा आंसर आपका, 2.1 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसको ज्वाइन कर लेना, मैं तुम्हें इस पर वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, रैपिड टेस्ट कल। ठीक है, कल रैपिड टेस्ट दूंगा। थैंक यू सो मच। रेजोनेंस मत से घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ रेजोनेंट कर रहा हूं, इसका यह मतलब हुआ कि तेरी बुद्धि और मेरी बुद्धि बराबर, तू बकलोल तो मैं भी बकलोल। तो एक स्ट्रिंग किसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस कर रहा है 400 हर्ट्ज पे, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, ये होता है रेजोनेंस का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं। कितने सवाल किए, मजा आया लैंग्वेज करके कि नहीं आया, जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।